चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और महाकाव्य काल के बाद अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वह है 16 महाजनपदों का काल। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों 16 महाजनपदों का काल, क्योंकि महाजनपदों के काल से प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाते हैं। न केवल आपके व्यापम की दृष्टि से हम देखें या मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, बल्कि अगर आप प्राचीन भारत की हिस्ट्री यानी कि भारत के रिस्पेक्ट में देखें तो 16 महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप जान पाते हैं महाजनपद का जो काल माना जाता है वह 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और इसी समय पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, यानी कि 16 महाजनपद टोटल हो गए थे। 16 महाजनपदों का यहां से उदय हुआ था, और इन 16 महाजनपदों में से जो मुख्य जो थी वह थी मगध। ठीक है ना, मगध साम्राज्य जो था ये समझ लीजिए मुख्य केंद्र था। यह बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य इस मगध को ही माना जाता था दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमको मगध की चर्चा नहीं करनी है, हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। तो इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थी, वह थी एक थी चेदी महाजनपद और दूसरी जो पढ़नी हमको वह थी अवंती महाजनपद। तो हम केवल इन दोनों की ही चर्चा करेंगे। चलिए बात करेंगे पहले चेदी महाजनपद के संबंध में। चेदी महाजनपद जिसका कि साम्राज्य या विस्तार क्षेत्र हम बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को माना जाता है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र को ही चेदी महाजनपद कहा जाता था। बात करें इसकी राजधानी, तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी, शक्तिमती थी इसकी राजधानी दोस्तों। और देखिए इस महाजनपद की अन्य शाखा, इसकी एक और शाखा थी जो कि कलिंग राज्य में स्थापित हो गई थी। कहां पर, कलिंग उड़ीसा राज्य में स्थापित हो गई थी दोस्तों। याद करेंगे जिसकी चेदी महाजनपद की वो शाखा थी। और देखिए इसका प्रमुख शासक की बात करें तो चेदी महाजनपद का जो प्रमुख शासक था उसका नाम क्या था, खारवेल इसका प्रमुख शासक था। क्या नाम था इसका, खारवेल इसका प्रमुख शासक था दोस्तों। तो यहां पर चेदी जनपद से इतना फैक्ट याद करना है आपको। आगे चलेंगे हम अवंती महाजनपद के संबंध में। अवंती महाजनपद पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। अवंती जिसका कि साम्राज्य विस्तार क्षेत्र बात करें मालवा रीजन, यानी कि उज्जैन इसकी राजधानी थी, या उज्जैन आप कह सकते हैं इसका कार्य क्षेत्र था। इस अवंती महाजनपद के भी 2 भाग हो गए थे, एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। ठीक है ना, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, यानी कि उज्जैन आप समझ लीजिए। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी महिष्मती, जिसको कि आप वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानते हैं। और इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी को बांटती हुई यहां से बीच में से क्या जाती थी, बेतवा नदी भाई यहां से बहती हुई जाती थी। ठीक है ना, दोनों का कौन करता था विभाजन, बेतवा नदी करती थी। चलिए दोस्तों अवंती महाजनपद की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। और बात करें अगर हम अवंती महाजनपद के संदर्भ में, तो इस अवंती महाजनपद का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है दोस्तों, उसका नाम था क्या, चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत काफी शक्तिशाली शासक था दोस्तों, और इसने आपका साम्राज्य का विस्तार काफी दीर्घ स्तर तक, काफी बड़े स्तर तक भी किया था। अब जैसा कि आपको जानकारी है कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद थी मगध, लेकिन चंडप्रद्योत का खौफ इतना था कि मगध के राजा उस समय जो थे, क्या नाम था इनका, बिंबिसार। तो बिंबिसार खुद चंडप्रद्योत से इतना भय खाते थे कि इतना डर खाता था बिंबिसार कि उसने अपनी रक्षा के लिए बिंबिसार ने एक दुर्ग का निर्माण कहां पर करवाया था, पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए बात करेंगे इस पॉइंट की। चंडप्रद्योत के हुआ क्या, एक समय भाई चंडप्रद्योत की तबीयत खराब हो गई, है ना। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि चंडप्रद्योत और मगध यानी कि इनकी बनती नहीं थी आपस में, तो चंडप्रद्योत की एक समय तबीयत खराब हुई। अब उस समय जब तबीयत खराब हुई तो मगध के राजा उस समय थे बिंबिसार। तो उस समय इन्होंने अपने जो राजवैद्य थे, किसके, मगध का राजवैद्य जीवक, तो जीवक को चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा ताकि उनके मैत्रीपूर्ण संबंध चंडप्रद्योत से स्थापित हो सके, और तब इन दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखें, चंडप्रद्योत हाथी पालन कला का विशेषज्ञ था। ये काफी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ठीक है ना, चंडप्रद्योत हाथी पालन कला यानी कि हाथियों को पालने की कला का माहिर था दोस्तों ये। ठीक है ना, चलिए अगली बात करें। पुराणों के अनुसार मगध के दूसरे राजा अजातशत्रु ने, ठीक है ना, किसने, पुराणों के अनुसार मगध के दूसरे राजा अजातशत्रु ने चंडप्रद्योत के आक्रमण से बचने हेतु पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया। सॉरी, बिंबिसार ने नहीं, तो अजातशत्रु जो यानी कि इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए बिंबिसार के,
वह इतना खौफ खाता था किससे, चंद्रप्रद्योत से, क्योंकि जब मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उनके बीच तो संबंध अच्छे स्थापित हो गए, लेकिन जैसे अजातशत्रु हुए तो संबंध फिर से बिगड़ने लगे भाई, ठीक है ना। ये मगध अपने अलग साम्राज्य चलाने लगे और इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध खत्म हो गए। तो वह इतना खौफ खाता था अजातशत्रु कि इन्होंने अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए कहाँ पर पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का अलग से निर्माण करवा कर रखा था। तो ये चंद्रप्रद्योत का खौफ था अवंती के राजा का। आगे चल के क्या हुआ देखिए, आगे चलकर मगध में शिशुनाग वंश के संस्थापक है ना, आगे भाई मगध साम्राज्य के जो अंतिम शासक था उसका वध हो गया, शिशुनाग ने उसका वध कर दिया और शिशुनाग ने उसका वध करके शिशुनाग वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर कर दी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया उसने, इस अवंती साम्राज्य को भी मगध में ही मिला लिया दोस्तों। और उस समय याद करेंगे मगध का जो शासक था उसका नाम क्या था, नंदीवर्धन था, ठीक है ना। ये याद करना है आपको कि जब अवंती को इस मगध साम्राज्य में मिलाया गया, किसने मिलाया, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मिलाया। उस समय इस मगध साम्राज्य का जो राजा था वह क्या था, नंदीवर्धन था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अवंती के संबंध में भी सारे फैक्ट और सारे डेटा खत्म होते हैं। याद करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रप्रद्योत से कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। तो दोस्तों हमने अवंती महाजनपद के बारे में पढ़ा, हमने राजा चंद्रप्रद्योत के बारे में पढ़ा, यहाँ तक हमने अवंती जनपद के बारे में सारे फैक्ट को कवर कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के संदर्भ में, यानी कि मौर्य काल का मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या वर्चस्व था और क्या महत्व था दोस्तों। तो दोस्तों मौर्य काल के संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पहले तो हम बात कर लेते हैं राजाओं की, ठीक है ना। तो मौर्य काल के अगर मैं कुछ प्रमुख राजाओं की बात करूं तो संस्थापक अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र कौन, अशोक ने यहाँ पर शासन किया था। ये कुछ क्रम है, इस तरीके से आप याद सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर बिंदुसार और फिर अशोक, ठीक है ना। तो मुख्यतः हमको यहाँ पर अशोक के संदर्भ में बातें पढ़नी है क्योंकि उनका वर्चस्व मध्य प्रदेश में ज़्यादा था। चलिए तो चर्चा करते हैं अशोक के संबंध में। अगर मैं बात करूँ अशोक जब राजा बना, राजा बनने के पहले अशोक आपके अवंती महाजनपद यानी कि उज्जैन वाले इलाके का कुमारमात्य या कहें तो सेनापति था, ठीक है ना। और ये फैक्ट को नोट करिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है व्यापमं के एग्जाम में कि अशोक जब तक राजा नहीं बना था तो वह किस इलाके का या किस क्षेत्र के कुमारमात्य थे, ठीक है ना। तो अवंती महाजनपद के अशोक कुमारमात्य थे। आगे चलकर क्या किया उन्होंने, आप देख पाएंगे वहीं पर एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम क्या था, महादेवी, ठीक है ना। व्यापारी की पुत्री महादेवी से उन्होंने विवाह किया जिससे उन्हें दो संतानें हुई। क्या नाम था उनका, एक का नाम था संघमित्रा पुत्री और एक पुत्र का नाम क्या, महेंद्र, ठीक है ना। संघमित्रा और महेंद्र ये दो संतानें हुई और इन दोनों को आगे चलकर अशोक ने बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाकर या बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ये जितना मैं फैक्ट आपसे कह रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको भी पता है युद्ध के बाद बहुत जब अशोक बहुत शोकमग्न हो गए थे लाशों को देखकर, ठीक है, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, संघमित्रा, महेंद्र, महादेवी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें लिखा है कि अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था, यानी कि उन्होंने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है ना। देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी और ये जो उपाधि है ये किस अभिलेख से देखने को मिलती है, यह अशोक के गुर्जरा अभिलेख से मिलती है। यह जानकारी आपको किस अभिलेख से, गुर्जरा अभिलेख से देखने को मिलती है जो कि दतिया में प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। अभिलेखों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बात करें तीसरे पॉइंट की। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया है, ये भी आपको जानकारी है। और वहां पर टोटल कुल मिलाकर के 3 स्तूप है, ठीक है ना, ठीक, रायसेन में अवस्थित है। चौथा देखिए महादेवी यानी कि अपनी पत्नी के लिए अशोक ने उज्जैन में क्या है, वैश्य टेकरी नामक स्थान का भी निर्माण कराया। ऐसा उल्लेखों में या फिर पुराने जो ग्रंथ वगैरह हैं उनमें ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। महादेवी अपनी पत्नी के लिए वैश्य टेकरी नामक स्थान का निर्माण कहां पर, उज्जैन में कराया। और अब हम बात करेंगे अशोक के कुछ लघु शिलालेखों की। अशोक ने पहला है गुर्जरा अभिलेख, तो गुर्जरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये आपको प्राप्त होता है दतिया जिले से दोस्तों। दूसरा है रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तीसरा है सारो मारो अभिलेख, यह प्रश्न पूछा भी गया है, सारो मारो का ध्यान देंगे, सारो मारो का प्रश्न आया है। तो सारो मारो अभिलेख सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और अंत में है सांची के स्तूप या सांची के अभिलेख, ये आपको प्राप्त होते हैं रायसेन जिले से दोस्तों। तो यह कुछ अभिलेख हैं
अशोक के समय के जो इन जगहों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मौर्य काल से संबंधित मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में फैक्ट भी खत्म होते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने मौर्य काल के इतिहास को देखा और हमने महान सम्राट अशोक के संदर्भ में मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर किया। बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले काल की तरफ, और जो है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। अब मौर्य काल की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल का जो अंतिम शासक हुआ था वह था वृहद्रथ। तो यहाँ पर हम मौर्य उत्तर काल में जिस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम शुंग वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य काल में मैंने बताया आपको अंतिम शासक था वृहद्रथ। तो वृहद्रथ के हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, किसने हत्या करी? वृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, और वहां पर एक नए वंश की स्थापना की। वह वंश क्या था? शुंग वंश की स्थापना इन्होंने कर दी दोस्तों। और जो शुंग वंश थे यानी कि पुष्यमित्र शुंग थे, ये मौर्यों के सामंत या मौर्यों के सेवक ही थे दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की यहाँ पर, और अपनी राजधानी क्या बनाया इन्होंने? उज्जैन बनाया, है ना। यानी कि ये उज्जैन के आसपास इन्होंने अपना शासन किया, और वहीं के ये निवासी भी कहलाते थे। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक, मौर्यों के सामंत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बताया मैंने आपको वृहद्रथ की हत्या की थी। अगला पॉइंट आप देखिए, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम था अग्निमित्र। ठीक है ना। अग्निमित्र को इन्होंने विदिशा, यानी कि जिसका पुराना नाम क्या है? बेसनगर, ठीक है ना, विदिशा का प्रांतपति या सेनापति बनाया था दोस्तों। क्या नाम था इसका? पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का सेनापति या प्रांतपति बनाया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जो है कालिदास के संदर्भ में। कालिदास की सर्वप्रथम रचना जो मानी जाती है वह है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है ना। इस मालविका अग्निमित्रम में जिस आधार को लेकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है उसमें क्या है? उसमें अग्निमित्र यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और अग्निमित्र की प्रेमिका मालविका, इन दोनों के प्रणय प्रसंग या प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर ही उन्होंने इस मालविका अग्निमित्रम की रचना की है दोस्तों। किसने? कालिदास ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है क्या? देखिए कि शुंग वंश के ही एक सम्राट हुए थे आगे चलकर भागभद्र। ठीक है ना, जिनका शासन विदिशा या बेसनगर के आसपास था। कहां पर? शुंग वंश के एक सम्राट हुए जिनका नाम था क्या? भागभद्र। और भागभद्र जिनका की शासन विदिशा के आसपास था, तो भागभद्र के दरबार में यूनानी शासक के एक राजदूत आए जिसका नाम था क्या? हेलियोडोरस। ठीक है ना, यूनानी राजदूत आए हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? विदिशा में एक प्रसिद्ध स्तंभ था, गरुड़ स्तंभ। ठीक है ना, जी देखिए एक प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ था जिसका कि एक अन्य नाम क्या था? इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। तो क्या किया हेलियोडोरस ने? इस प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ या खाम बाबा को ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण कराया। कौन सी लिपि में भाई उत्तीर्ण कराया है? ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण कराया। किसने? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने। और कहां पर? विदिशा में राजा भागभद्र के दरबार में। ठीक है ना। और उत्तीर्ण कराने के बाद इसने अपने आप को परम भागवत भी घोषित किया। परम भागवत का अर्थ होता है भागवत धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विदिशा और मध्य प्रदेश के संदर्भ में राजा का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कौन सा शासक था? तो भागभद्र था। ठीक है ना, विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ। ठीक है ना। और क्या किया इसने? आपको भागवत धर्म का परम अनुयायी या परम भागवत घोषित किया इसने भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। आगे शुंग द्वारा ही 17 जिले में एक भरहूत स्तूप का निर्माण भी कराया गया है। इतिहास में भरहूत स्तूप से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले में अवस्थित है और किस शासक ने या किस काल में इसका उल्लेख जिक्र हुआ होता है दोस्तों। तो दोस्तों भरहूत स्तूप कहां पर है? 17 जिले में शुंग वंश द्वारा ही इस स्तूप का निर्माण किया गया। अब तो ये थोड़ा सा भरहूत स्तूप आप देखेंगे तो शक्त विक्षिप्त हो गया है ना, उतना इसका अवशेष अब नहीं बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की रिलेटेड जितने फैक्ट थे वो सारे यहां पर कवर किए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी दिशा में और एक नए वंश की तरफ। और जो नया वंश हमको पढ़ना है वह है हमारा सातवाहन वंश दोस्तों। ठीक है,
सातवाहन वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका उतना वर्चस्व नहीं था। ये साउथ की तरफ में आप देखेंगे तो सातवाहन वंश या राष्ट्रकूट वंश इस तरीके के और जो पल्लव हो गए, तो ये साउथ में थोड़ा सा इनका प्रभुत्व ज़्यादा था, मध्य प्रदेश में इनका प्रभुत्व उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो सातवाहन वंश के जो प्रमुख एक शासक जिनका नाम देखने में आता है, उन शासक का नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, इनके नाम से भी प्रश्न बना है किस वंश के ये शासक थे। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी इसके एक महान शासक हुए हैं और इस काल के सिक्के जो हैं वह उज्जैन के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये आपको दो फैक्ट बस यहाँ से याद रखना है। ठीक है ना, एक तो उज्जैन से सिक्के प्राप्त हुए हैं और गौतमी पुत्र शतकर्णी इसके एक महान शासक हुए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ और बात करता हूँ विदेशी आक्रमणों के संदर्भ में, है ना, कि मध्य प्रदेश में या भारत में जब विदेशियों का आक्रमण होने लगा, यानी कि इंडो ग्रीक यानी कि ग्रीक से या फिर मुगलों का आक्रमण हुआ है। मुगलों का आक्रमण तो आगे होगा, लेकिन यहाँ पे इंडो ग्रीकों का आक्रमण होने लगा, वो देखिए आप। ठीक है ना, तो विदेशी आक्रमण में जो हम पहला पढ़ेंगे वह है हिंद यूनानियों यानी कि इंडो ग्रीक की जो मैं बात कर रहा था, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण के विषय में। ठीक, तो हिंद यूनानी शासकों में जो प्रमुख शासक हमको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, वह है मिनांडर। क्या नाम था इस शासक का? मिनांडर का प्रभुत्व यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए आप, मिनांडर जो राजा था इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। और मिनांडर के संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था यहाँ पर आकर, और जिस व्यक्ति ने उसको दीक्षा दिलवाई थी बौद्ध धर्म की, उनका नाम क्या था? नागसेन। ठीक है ना, तो नागसेन से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और दीक्षा ग्रहण करने से पहले इनके मन में, है ना, मिनांडर के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों इन्होंने उन नागसेन के साथ बहुत सारे प्रश्न किए और उन्होंने उसका संतोषपूर्ण नागसेन ने जवाब दिया। तो इन्हीं प्रश्नोत्तरी का एक संकलन एक किताब में किया गया है। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्नो और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, इसका किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? मिलिंद के प्रश्न। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसकी किताब है ये? नागसेन और मिनांडर के प्रश्नों का संवाद है। ठीक, आगे चलते हैं। मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए कहां से? बालाघाट जिला से मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे चलिए, और जो अगला हमको पॉइंट पढ़ना है वह है शक राज्य के संबंध में, है ना, यानी कि शक एक जाति थी। ठीक है ना, उस जाति में बहुत सारे फिर राजवंश आ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शक राज्य की मैं बात करूं तो क्या थी? देखिए, पश्चिमी चीन से भारत आने वाली शक जाति ने मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों पर शासन किया था। कहां से ये जनजाति आई थी? ये जाति आई थी पश्चिमी चीन से, और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ स्वरूप या कुछ इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब इस जो जाति के प्रमुख दो राजवंश थे जो हमको मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं। एक तो था छहरात वंश, है ना, तो एक था हमारा छहरात वंश शक जाति का, और दूसरा जो वंश था वह था कारदमक वंश। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये किस जाति के थे? शक जाति के ही छहरात वंश और कारदमक वंश, जिनको कि हम मध्य प्रदेश में अब आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं उन दो राजवंशों की। पहला है यहाँ पर छहरात वंश और दूसरा है कारदमक। तो छहरात वंश की कुछ बात करें हम, तो छहरात वंश जैसा कि आप जान पाएंगे कहाँ पर था इसका प्रभुत्व? इसका कार्य क्षेत्र देखेंगे नासिक में सक्रिय था। कहाँ पर? नासिक में। और प्रमुख अगर मैं राजा की बात करूं, प्रमुख शासक था इसका भूमक और नहपान, ये दो इसके प्रमुख शासक थे छहरात वंश के। आगे चलकर छहरात वंश के ही नहपान का युद्ध गौतमी पुत्र शतकर्णी के साथ हुआ। ठीक है ना, और इसमें नहपान की फिर क्या हो गया? हत्या हो गई, या फिर नहपान मारा गया किसके हाथों? गौतमी पुत्र शतकर्णी के हाथों। नहपान के सिक्के देखिए कहां से प्राप्त हुए हैं। नहपान के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये शिवपुरी जिले से प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए बात करें हम कारदमक वंश की। कारदमक वंश, इसका प्रभुत्व कहां पर था? किस क्षेत्र में? उज्जैन के आसपास, है ना, उज्जैन इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। और प्रमुख शासक की बात करें, रुद्रदामन काफी महत्वपूर्ण शासक रहा है दोस्तों। इतिहास में कई बार प्रश्न आया है, नोट करके चलिए। कारदमक वंश का राजा रुद्रदामन न केवल भारतीय इतिहास के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और मध्य प्रदेश में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से इस शासक से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट? संस्थापक देख लीजिए इसका। संस्थापक यशोमती और उसका पुत्र चेष्टन द्वारा। ठीक है ना, इस कारदमक वंश के संस्थापक यशोमती और उसके पुत्र चेष्टन थे।
अब देखिए सौराष्ट्र में यानी कि गुजरात के क्षेत्र में सुदर्शन झील काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये कई बार पढ़ने में आपको आता भी है जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सुदर्शन झील का जिक्र कई बार हुआ है, ठीक है ना। तो इसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि दोबारा से इसका पुनर्निर्माण इसी कार्दमक वंश के शासक रुद्रदामन ने करवाया था। और इस चीज की जानकारी यानी कि इस पुनरुद्धार की जानकारी गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में ही से ही मिला है, इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी वजह से यह शासक और ये अभिलेख दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सबसे पहले तिथि युक्त चांदी के सिक्के, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे पहले तिथि युक्त चांदी के सिक्के इसी ने मध्य प्रदेश में ही चलवाए थे। ये इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया। अगर देखिए इस वंश का अंतिम शासक की बात करूं, इस वंश के अंतिम शासक का नाम है रुद्र सिंह तृतीय। देखिए शासक इंपॉर्टेंट है चाहे वो किसी भी वंश के हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि ये फलाना शासक किस साम्राज्य का है तो पता होना चाहिए। तो अंतिम शासक कार्दमक वंश रुद्र सिंह तृतीय थे और क्षेत्र कौन सा रहेगा इनका, उज्जैन का कार्य क्षेत्र रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे तीसरे राजवंश की तरफ, और जो तीसरा राजवंश हमको पढ़ना है वह है कुषाण राजवंश। दोस्तों वैसे तो कुषाण राजवंश की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रभुत्व मध्य प्रदेश में उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास की बात करें तो कुषाण राजवंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं। अगर मैं कुषाण राजवंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करूं तो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो माने जाते हैं वह है कनिष्क, ठीक है। अब कनिष्क के संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, उसको जरा कंसिडर करते हैं। कनिष्क के सिक्के की बात करें हम तो कनिष्क ने जो अपने समय काल में सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों की जानकारी आपको शहडोल से यानी कि शहडोल से इसके कालखंड के सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, सांची एवं बेड़ाघाट से कनिष्क संवत 28 का एक लेख भी प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है ना। दो जानकारी मिल गई आप तो, एक तो कनिष्क के सिक्के हो गए शहडोल से, सेकंड आपको सांची और भेड़ाघाट से कनिष्क संवत 28 का एक लेख प्राप्त हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, 2 मूर्ति लेख प्राप्त हुए हैं आपको, ठीक है ना। यानी कि मूर्तियों पर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है मूर्तियों के स्वरूप में या मूर्तियों पर, ठीक है ना। एवं बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई, ठीक। इतना आपको पॉइंट कंसीडर करके चलना है कुषाण राजवंश के संदर्भ में दोस्तों, ठीक। चलिए बात करते हैं अब हमारे चौथे राजवंश की तरफ, और जो चौथा राजवंश मध्य प्रदेश के संदर्भ में है वह है नागवंश। दोस्तों नागवंश की अगर मैं बात करूं तो नागवंश जो मुख्यतः जो वंश था यह मथुरा का राजवंश था, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर इस कालखंड में इन्होंने अपनी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी स्थापित की थी, यानी कि एक ब्रांच अपनी कहें तो मध्य प्रदेश में स्थापित करी थी, और उसकी राजधानी मध्य प्रदेश में इन्होंने विदिशा को बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो नागवंश मुख्य वंश था कहाँ का, मथुरा का, परंतु मध्य प्रदेश में भी एक शाखा स्थापित की थी, राजधानी इसकी इन्होंने विदिशा को बनाया था। चलिए अगर हम शासक की बात करें तो इस राजवंश का जो मुख्य शासक था तो वह था वृषनाथ, और यही इसका संस्थापक भी था, ठीक है ना। वृषनाथ नाम याद रखेंगे, नागवंश से था, ठीक है। इसकी एक शाखा कहां पर थी, मध्य प्रदेश में थी, बता चुका हूं मैं आपको। सेकंड पॉइंट कंसीडर करिए आप, वृषनाथ के सिक्के की अगर मैं क्या बात करूं, ठीक है ना, तो वृषनाथ के सिक्के की जानकारी कहां से मिलेगी आपको, बताया मैंने आपको विदिशा से ही मिलेगी भाई, क्योंकि यहीं पर इसका शासन काल रहा है मध्य प्रदेश में, तो वही इसकी राजधानी भी थी। चलिए एक जानकारी यहां से मिलेगी आपको गुप्त वंश के संदर्भ में, ठीक है ना। गुप्त वंश के एक शासक हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और नागवंशों ने अपने बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया था भाई, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे भाई, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पढ़कर चलना है। किसने, नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, तो उन कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह संबंध स्थापित किए थे, और दोनों राज्यों के बीच में फिर मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हो गए थे दोस्तों।